नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। तो अपने पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे भारत के मौलिक अधिकारों की। उसी कड़ी के अंदर अपने अनुच्छेद 19 तक कर लिया है, जिसके अंदर अपने को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। उसी क्रम में अपने जो अगला भाग है इसका, या अगला अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित, उसकी चर्चा करेंगे। और जो अगला अनुच्छेद है इससे संबंधित, उसको अपने कहते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 का जो टाइटल है वो है अपराध के लिए। अनुच्छेद 20 का जो हेडिंग है वो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह अनुच्छेद कहता है कि जब भी किसी आदमी के ऊपर कोई दोषारोपण किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई दोष लगाया जा रहा है, कोई आरोप लगाया जा रहा है और आरोप को सिद्ध किया जा रहा है, मतलब कि न्यायालय के अंदर उसके खिलाफ सुनवाई चल रही है, तो उस समय उसको किस किस प्रकार के अधिकार मिलेंगे। पहला इसके अंदर जो नियम है, या ऐसा कहा जाए कि इसके तहत व्यक्ति को निम्नलिखित संरक्षण मिलता है। तो क्या क्या उनको छूट मिलेगी, या किन नियमों के अधीन रहते हुए उनको दोष सिद्ध किया जा सकता है। पहली बात जो कहते हैं, इसको अपने कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो। कोई पूर्वपद प्रधान कानून प्रभाव, सॉरी प्रधान नहीं, कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं। पूर्वपद, अगर इसकी बात करें तो ये एक टेक्निकल भाषा है। इसका अगर सामान्य भाषा में अर्थ जाने तो सामान्य भाषा में इसका अर्थ ये होता है कि जिस दिन आपने अपराध किया उस समय उस अपराध के लिए जो कानून था या जो सजा थी किसी भी कानून में, आपको उतनी ही सजा मिल सकती है। उदाहरण के लिए, इसको उदाहरण से अपने समझते हैं। 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर निर्भया गैंगरेप का कांड हुआ था, जो कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज्वलित मुद्दा बना था, एक राष्ट्रीय मुद्दा बना था। और अभी हाल ही में उसके आरोपियों को जो सजा भी दी गई थी, उन आरोपियों में से एक आरोपी जो था वो वयस्क नहीं था या 18 वर्ष से छोटा था। जब 2012 में यह घटना घटित हुई थी, उस समय के नियम के अनुसार 18 वर्ष से छोटे व्यक्ति को कोई सजा नहीं हो सकती, उसको केवल सुधार गृह में भेजा जा सकता है। परंतु बाद में जब इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई, इस मुद्दे के ऊपर विवाद खड़ा हुआ, तो सरकार ने कानून में संशोधन किया और यह कहा कि अगर कोई बच्चा 16 से 18 वर्ष का है और अगर वह किसी प्रकार के घिनौने अपराध के अंदर लिप्त पाया जाता है तो उसको सजा हो सकती है। 16 से छोटे वर्ष के बच्चे को कोई सजा नहीं किसी भी हालत में, परंतु 16 से 18 वर्ष के बच्चे को सजा हो सकती है केवल तभी जब वह किसी घिनौने अपराध में लिप्त पाया जाता है। और ये जो निर्भया वाला था, स्वाभाविक सी बात है, घिनौना अपराध था। तो अब चूंकि जब ये घटना घटित हुई थी उस समय पर यह कानून नहीं था, तो उस जो आरोपी था उसको सजा मुक्त करना पड़ा, उसको बरी करना पड़ा। हालांकि बाद में कानून में संशोधन कर दिया गया। तो जिस दिन किसी कोई घटना को अंजाम दिया गया है, जिस दिन कोई घटना घटित हुई है, उस दिन जो जमीन का कानून होगा, उस दिन का जो कानून होगा, उसके अनुसार ही आपको सजा हो सकती है। सरकार कोई भी कानून के अंदर ये नहीं कह सकती कि ये कानून पीछे की तारीख से लागू होगा। या इसको सामान्य भाषा में मैं लिख दूं, कोई भी आपराधिक कानून भूतकाल से लागू नहीं हो सकता। भूतकाल से लागू नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के अंदर एक संरक्षण दिया गया है। परंतु यहां पर मैंने लिखा है कि कोई भी आपराधिक कानून, तो मतलब केवल आपराधिक कानून भूतकाल से लागू नहीं हो सकते। अगर कोई सामान्य कानून है, जैसे कि कोई कर का नियम है, तो अगर कोई कर का नियम है तो वो तो भूतकाल से लागू हो सकता है, क्योंकि वो आपराधिक कानून नहीं है। तो ये जो संरक्षण दिया गया है केवल और केवल आपराधिक कानूनों के मामले में दिया गया है कि कोई भी आपराधिक कानून पीछे की तारीख से लागू नहीं होगा। जिस दिन कानून बना है उसके आगे की तारीख से लागू होगा। पीछे के समय जो अपराध हुए हैं वो पुराने कानूनों से ही निपटे जाएंगे, नया कानून उस पर लागू नहीं होगा। ये मतलब होता है कोई पूर्व पद प्रधान कानून नहीं होने का।
ठीक है। दूसरा संरक्षण जो इस अनुच्छेद 20 के तहत दिया गया है वो है दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति नहीं या दो बार नुकसान नहीं हो सकता। सामान्य भाषा में कहें तो किसी अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा हो सकती है। आपको एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। परंतु यहां पर एक थोड़ा सा विवाद उठ जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में पाया जाता है तो उसको जो उसका विभाग होगा वो उस पर कार्रवाई करते उसको निलंबित कर सकता है। तो उसको एक बार सजा मिल गई कि उसकी नौकरी छीन ली गई है। थोड़े दिनों के बाद कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है और कोर्ट भी उसको अपराध में लिप्त पाता है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाता है, और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण भारत के कानून के तहत उसको कुछ सजा दे दी जाती है, 2 साल की, 3 साल की। तो अब आप कहोगे कि उसको तो 2 बार सजा मिल गई। ऐसा नहीं है। यहां पर एक बार सजा का मतलब है सजा न्यायालय के द्वारा एक बार ही दी जा सकती है। विभाग की सजा अलग सजा है, उसको यहां इस शब्दावली में सजा का भाग नहीं माना जाता है। विभाग अपनी कार्रवाई कर सकता है, न्यायालय के द्वारा केवल उसको एक ही बार सजा होगी एक अपराध के लिए। एक अपराध के लिए उसको 2 बार सजा नहीं हो सकती। यह भारत के अंदर कानून है। वैसे ही एक नियम होता है जिसको अपने कहते हैं सब अभिशंसन नहीं। अभिशंसन नहीं, सब अभिशंसन नहीं का मतलब है कि किसी भी अपराधी को स्वयं के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप किसी भी अपराधी को स्वयं के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो क्या इसका यह मतलब है कि जब पुलिस पूछताछ करती है किसी अपराधी से तो पूछताछ के दौरान स्वाभाविक सी बात है उससे कोई ना कोई सबूत जुटाने का ही प्रयास करते हैं? तो क्या यह गैर कानूनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो गैर कानूनी नहीं है। पुलिस उससे पूछताछ में मदद जरूर मांग सकती है, पूछताछ की जो कहानी है उसको सुलझाने में मदद मांग सकती है, परंतु आप उसको पीट कर ये नहीं कह सकते कि हाँ तू ही हमें सबूत ला कर दे। परंतु इसके अंदर एक विवाद ये भी आ जाता है कि उदाहरण के लिए आपने उसका नार्कोस टेस्ट कराया या लाई डिटेक्टर टेस्ट, झूठ पकड़ने वाली मशीन के ऊपर टेस्ट कराया, पॉलीग्राफी टेस्ट कराया, तो इनमें से भी आपने उनको सबूत का आधार ही माना है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये जो सारे टेस्ट हैं ये केवल न्यायालय की मर्जी के हिसाब से हो सकते हैं, और इन टेस्ट का जो भी नतीजा आता है, अपराधी जो भी स्वीकार करता है, उसको न्यायालय में माना नहीं जाता है। इन टेस्टों को केवल और केवल पूछताछ में मदद के लिए आधार के तौर पर माना जा सकता है। उस अपराधी के खिलाफ सबूत के तौर पर इनको न्यायालय के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वैसे ही किसी भी अपराधी के द्वारा पुलिस के सामने दिए गए किसी भी कथन को न्यायालय में सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह व्यक्ति खुद के खिलाफ सबूत नहीं दे सकता, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर वह स्वयं से देना चाहे तो स्वाभाविक सी बात है उसको मना भी नहीं किया जा सकता, परंतु किसी भी प्रकार से आप उसको खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं करोगे। ये 3 प्रकार की संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत मिले हुए हैं। दोष सिद्धि के समय किस किस प्रकार के संरक्षण आपको मिलते हैं? एक, कोई भी आपराधिक कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। दूसरा, एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 3 संरक्षण सभी व्यक्तियों को, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो नागरिक ना हो, सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 20 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, ये कहानी है अनुच्छेद 20 की। अगला आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद सारे मौलिक अधिकारों का। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। कुल मिलाकर इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण
जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। गरिमापूर्ण जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार किसी भी हालत में आपका जीवन नहीं छीन सकती। साथ में एक गरिमापूर्ण जीवन आपका अधिकार है, तो सरकार को या राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी व्यक्ति अपने इस अधिकार का जो है वह पालन या अधिकार जो है उनको प्राप्त हो। तो सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिक अपना एक गरिमापूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको यहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिलता है, साफ सुथरी हवा नहीं मिलती है, तो स्वाभाविक सी बात है इससे आपको अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जीने के अंदर अड़चन पैदा होगी। तो आप न्यायालय के अंदर, उच्चतम न्यायालय के अंदर ये गुहार लगा सकते हैं कि साहब ये जो पर्यावरण प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है, इसके कारण मेरा अनुच्छेद 21 उल्लंघन हो रहा है। तो इसको आधार मानते हुए उच्चतम न्यायालय जो है वो सरकार को यह निर्देश देगा कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर साफ हवा सुनिश्चित की जाए। चूंकि साफ हवा के अभाव के कारण नागरिक या जो व्यक्ति है वह अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से नहीं जी पा रहा है, अतः सरकार को वो सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी ताकि लोग अपना गरिमापूर्ण जीवन जो है वह सुनिश्चित कर सकें। इसके अंदर बहुत सारे अधिकार आते हैं अनुच्छेद 21 के अंदर। अनुच्छेद 21 के अंदर आपका हर अधिकार आता है जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्वास्थ्य का अधिकार है, चाहे वो जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अधिकार है, सारे इसके अंदर ही आते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 कै जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 कै जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार देता है। तो जो राइट टू एजुकेशन है, जो शिक्षा का अधिकार है, यह 2002 से पहले आपका मौलिक अधिकार नहीं होता था, परंतु 2002 के अंदर एक संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन की संख्या 80वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत आपको शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद 21 कै के तहत मिलता है, जो कि अनुच्छेद 21 का ही भाग है। परंतु यहां पर यह ध्यान रखा जाए कि चाहे कोई चीज लिखी नहीं गई है, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो लिखित तौर पर तो इसका भाग नहीं है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग निर्णयों के अंदर यह स्पष्ट किया है कि वो सभी बातें जो एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होती है, चाहे उसके अंदर रोजगार का अधिकार है, चाहे वो खाने का अधिकार है, पर्याप्त मात्रा के अंदर पोषण का अधिकार है, वो सारे अधिकार आपको प्राप्त हैं, चाहे वो लिखे हुए हैं या नहीं है, वो इसके अंदर अंतर्निहित माने जाएंगे। और राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी व्यक्ति जो हैं वह अपने अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हर्षोल्लास या गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का जो है उसका आनंद उठाने के अंदर सक्षम होने चाहिए, यह सुनिश्चित करेगी सरकार। पिछले साल एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके अंदर निजता का अधिकार दिया गया था आपको, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार भी इसी का भाग है। तो जो आपको निजता का अधिकार दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। कई बार ये दिमाग में डाउट रहता है कि जो निजता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 का भाग होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। परंतु अपने को ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार दिया था, जिसको मानना था कि निजता का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है, वह उन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत माना था। यह कहानी है अनुच्छेद 21 की, सबसे व्यापक अनुच्छेदों में से एक है। वैसे ही आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण, कि किसी भी अपराधी को क्या क्या संरक्षण उपलब्ध होगा। अब ऐसी ही कुछ बात अनुच्छेद 20 अंदर की गई थी, परंतु अनुच्छेद 20 गिरफ्तारी से पहले का मामला है कि उसको दोष सिद्धि के समय क्या क्या उसको संरक्षण प्राप्त होगा। परंतु जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस समय उसको क्या क्या जो है वह एक अपने कह सकते हैं कि क्या क्या उसको संरक्षण प्राप्त होता है, क्या क्या उसको अधिकार प्राप्त है। तो अपने को पहले ये जानना पड़ेगा कि जो गिरफ्तारी होती है वो दो प्रकार की होती है।
एक होती है निवारक, या अपने इसको कह सकते हैं सजा देने के लिए गिरफ्तारी। दूसरी होती है निवारक गिरफ्तारी या निवारक निरोध कहते हैं इसको, या अपराध होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी, होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी। तो किसी भी व्यक्ति को दो परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है। प्यूनिटिव कहते हैं इसको अंग्रेजी के अंदर, और इसको प्रिवेंटिव कहते हैं। तो ये जो पहली गिरफ्तारी है, सजा देने के लिए गिरफ्तारी, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है सजा देने के उद्देश्य से। परंतु यहाँ जो दूसरे प्रकार की गिरफ्तारी है, जिसमें आपने देखा होगा कई बार होता है कि जब पुलिस को लगता है कि यहाँ पर आंदोलन होने वाला है तो वहां के शीर्ष नेताओं को वो गिरफ्तार कर लेती है। वैसे ही जब जम्मू कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 का हटाने की बात चल रही थी 2019 के अंदर, तो यह निर्णय लेने से पहले सरकार ने वहां के शीर्ष नेताओं को सबको गिरफ्तार कर लिया था। तो उन्होंने तो कोई अपराध ही नहीं किया था, फिर उनको गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? उनको गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि भारत के अंदर निवारक निरोध या निवारक गिरफ्तारी का भी नियम है, जिसके तहत जो कानून या प्रशासन जो है वह प्रशासन अपराध होने से रोकने के लिए भी गिरफ्तार कर सकता है। तो उनको इस कानून के तहत या इस तरीके से गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों में अलग अलग प्रकार का संरक्षण आपको मिलता है। पहले अपने इस प्रकार की, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं। पहले अपने देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सजा देने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया जा रहा है, मतलब कि उसने अपराध घटित कर दिया है, तो फिर उसको किस किस प्रकार का जो है संरक्षण प्राप्त होता है। पहली बात, तो जो प्रथम प्रकार की गिरफ्तारी है, प्रथम प्रकार मतलब कि जब सजा देने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रथम प्रकार की गिरफ्तारी के समय निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। कि वह व्यक्ति यह जानने का अधिकार रखता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। वो जो भी अधिकारी उसको गिरफ्तार करने जाएगा उसको बताना पड़ेगा कि आपने ये किया है इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, वकील का अधिकार। हर व्यक्ति को वकील का अधिकार है, आप किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। यहां तक कि यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं के दम पर वकील नहीं ला सकता या खुद वकील लाने में सक्षम नहीं है, तो सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह उसको वकील उपलब्ध करवाए। उदाहरण के लिए जब मुंबई के अंदर हमला हुआ था 2008 के अंदर, तो उसका जो मुख्य अपराधी था कसाब, स्वाभाविक सी बात है वह आतंकवादी था, तो उसके ऊपर जब केस चला तो उसको भी वकील का अधिकार दिया गया था और सरकार ने सरकारी वकील उसको उपलब्ध करवाया था। तो वैसे ही जो भारत के पिछड़ा वर्ग है या जो गरीब वर्ग है, जो स्वयं के दम पर वकील को हायर नहीं कर सकते, वकील नहीं रख सकते, उन व्यक्तियों को सरकार के द्वारा वकील उपलब्ध करवाया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को वकील का अधिकार है भारत में। तो अगर कोई व्यक्ति स्वयं वकील जो है उसका प्रबंधन नहीं कर सकता, तो सरकार उसको वकील जो है वो उपलब्ध करवाती है। तीसरा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाने का अधिकार। तो
जो पुलिस है वह किसी भी आदमी को अधिकतम 24 घंटे तक रख सकती है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जज के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 24 घंटे से ज्यादा आप जज की अनुमति के बिना उसको अपनी हिरासत में नहीं रख सकते, यह उसका एक मौलिक अधिकार है। अगर किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में इस अधिकार का हनन किया जाता है तो उस व्यक्ति, चाहे उसने कितना भी घिनौना अपराध किया है, उच्चतम न्यायालय उसको जमानत दे देगा, क्योंकि सरकार या सरकार की किसी संस्था या सरकार के किसी अधिकारी ने उसके अधिकार का उल्लंघन किया है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये अधिकार मिलते हैं आपको प्रथम प्रकार की गिरफ्तारी के समय, जब आप अपराधी हैं, आपने और इससे पहले अपराध कर दिया है और अपराध करने के बाद आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। परंतु यह जो होता है निवारक निरोध, जिसको अपने कहते हैं, जो निवारक गिरफ्तारी होती है, जो अपराध होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की जाती है, यहां पर आपको अलग प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। यहां पर आपको कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं उनकी बात करते हैं। निवारक निरोध में प्राप्त अधिकार, पहली बात, अधिकतम 3 माह तक न्यायालय की अनुमति के बिना हिरासत में रखा जा सकता है। तो वहां पर आपको केवल 24 घंटे रखा जा सकता है, परंतु अगर आपका निवारक निरोध है तो आपको हो सकता है कि 3 माह तक आपको हिरासत में रख लिया जाए। 3 महीने के बाद आपको, जो हाईकोर्ट का एक बोर्ड बना होता है, हाईकोर्ट की एक समिति बनी होती है उच्च न्यायालय की, उस समिति की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर वह समिति कहती है कि इस व्यक्ति को और हिरासत में रखा जाए तो उसको हिरासत में रखा जाएगा, परंतु अगर वह समिति कहती है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है तो उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जाएगा। परंतु एक बार में आप अधिकतम 3 महीने से ज्यादा उसको जो है वह हिरासत में नहीं रख सकते। दूसरा, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, परंतु कुछ परिस्थितियों में यह मना किया जाता है, यह मना किया जा सकता है। तो जिस भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो, कारण जानने का अधिकार है, परंतु निवारक निरोध के अंदर यह प्रावधान है कि अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी है, जैसे कि उसको कारण बता देने से भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, कोर्ट की अवमानना हो रही है, कुछ और भी कारण होते हैं, तो फिर उसको जो है यह कारण बताने से मना किया जा सकता है और उसको 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। सामान्यतः पुलिस करती क्या है कि 3 महीने के लिए ऑर्डर जारी करती है, जैसे उसके 3 महीने पूरे होते हैं एक बार के लिए उसको छोड़ दिया जाता है और तुरंत उसको वापस गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वापस से 3 महीने वाली तारीख चालू हो जाती है। पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई करती है। या निवारक निरोध के मामले में अपने को ध्यान रखना है कि निवारक निरोध की अवधि जो है, निवारक निरोध की अवधि कि कितने महीने उसको जज की परमिशन या न्यायालय की परमिशन के बिना रखा जा सकता है। जैसे वर्तमान में संविधान में 3 महीने लिखा गया है, परंतु संविधान के इस अधिकार का उपयोग कर कर सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग कानून भी लागू किए हैं। जैसे एक कानून है यूएपीए, एक कानून है पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए, एक कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए। ये सारे कानून हैं। इन कानूनों के तहत 3 महीने वाली अवधि को 6 महीने कर दिया गया है, क्योंकि संविधान जो है उसने सरकार को यह इजाजत दी है कि वह इस प्रकार के निरोध के या इस प्रकार की गिरफ्तारी के कानून बना सकती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये जो निवारक निरोध की अवधि है वह की अवधि केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा बदली जा सकती है। तो राज्य सरकार भी अपना एक कानून बना सकती है और कह सकती है कि हम 6 महीने तक ऐसा करेंगे। परंतु स्वाभाविक सी बात है, एक बार फिर, जैसा कि अगर कुछ ऐसा कानून बनाया जाता है तो वह तर्क संगत होना चाहिए। उसकी वो तर्क संगत है या नहीं है, इसकी जांच न्यायालय के अंदर की जाएगी।
अगर अगर न्यायालय को लगता है कि यह तर्क संगत है, तभी उस कानून को वैध माना जाएगा, अगर अथवा उस कानून को अवैध मानकर शून्य कर दिया जाएगा। ये सारे संरक्षण आपको अनुच्छेद 22 के तहत मिलते हैं। तो जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 जो हैं, इनको अपने कहते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। इनको अपने क्या कहते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वह है समानता के अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है वो है स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है। अगला जो आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके अंदर जो पहला अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी का निषेध। बंधुआ मजदूरी का निषेध। भारत के अंदर सरकार को कानून बनाकर यह सुनिश्चित करना होगा। पहले भी कुछ अधिकारों के मामलों में मैंने आपको यह बताया था कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको लागू करने के लिए सरकार के कानून की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत में छुआछूत का निषेध होगा या छुआछूत नहीं होगी। अब छुआछूत नहीं होगी, ये संविधान का एक लक्ष्य है कि छुआछूत को समाप्त करना है। परंतु जब तक सरकार इस बात के या इस संदर्भ में कानून नहीं बनाती है कि छुआछूत में लिप्त होने पर किसको क्या सजा मिलेगी, क्या सजा नहीं मिलेगी, तब तक स्वाभाविक सी बात है छुआछूत को रोका नहीं जा सकता। तो ऐसा कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको लागू करने के लिए सरकार की नीति की जरूरत पड़ती है, सरकार के कानून की जरूरत पड़ती है। बिना सरकार के कानूनों के यह लागू नहीं हो सकता। इसीलिए अनुच्छेद 23 भी उसी श्रेणी में आता है जिसको लागू करने के लिए सरकार के कानून की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 23 कहता है कि भारत के अंदर जो आप मानव व्यापार कहते हैं या देह व्यापार अपने कह सकते हैं, इसको देह व्यापार हो गया, या जो बंधुआ मजदूरी होती है। बंधुआ मजदूरी आज के समय में देखने को नहीं मिलती है, पहले देखने को मिलती थी, जहां पर जो नौकर हैं उनको बंधुआ बना दिया जाता था और पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक ही परिवार की नौकरी करते रहते थे। इन सब को रोका गया है। सरकार, इसका मतलब है कि सरकार कानून द्वारा यह सुनिश्चित करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में ये व्यापार, बंधुआ मजदूरी अथवा बेगार प्रतिबंधित हो। तो सरकार को कानून बनाना पड़ेगा और उस कानून से यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत में देह व्यापार ना हो रहा हो, भारत के अंदर बंधुआ मजदूरी के मामले देखने को नहीं मिले, और भारत में जो है वह बेगार के मामले भी नहीं देखने को मिले। बेगार का मतलब होता है जहां पर व्यक्ति से काम करवा लिया जाता है परंतु उस काम के बदले में उसको तनख्वाह या मेहनताना नहीं दिया जाता है। ऐसा भारत के अंदर संभव नहीं है। ना ही भारत में बंधुआ मजदूरी जो है उसको मान्य किया गया, इसको संवैधानिक आधार पर ही रोका गया है, और वैसे ही भारत में देह व्यापार को भी रोका गया है। तो क्या जो वेश्यावृत्ति होती है वो देह व्यापार के अंदर आएगी या नहीं आएगी? तो यहाँ पर वेश्यावृत्ति को माना जाता है कि अगर कोई महिला अपनी इच्छा से उसके अंदर लिप्त हो रही है तो उसको देह व्यापार नहीं माना जाएगा। परंतु अगर किसी के द्वारा उसमें धकेला जा रहा है या किसी महिला को मजबूरन यह काम करवाया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वह देह व्यापार में आएगी और उस व्यक्ति को सजा होगी। वैसे ही अगर जैसे कि कई मामले ये देखने को मिले हैं कि जो डॉक्टर्स लोग हैं वो कुछ अंग निकाल लेते हैं अंग प्रत्यार्पण करने के लिए। अभी मुंबई के अंदर एक मामला आया था जिसके अंदर मुंबई की एक बहुत ही फेमस सोसाइटी है, हीरा नंदानी सोसाइटी जिसको अपने कहते हैं।
इस हीरानंदानी सोसाइटी का एक हॉस्पिटल है जिसमें यह देखने को मिला था कि गरीब लोगों की किडनियां निकाली जा रही थी और उन किडनियों को जो अमीर जो जिसको यह मतलब कि जिसकी किडनी खराब है और लगवानी है आर्टिफिशियल, उसको बेचा जा रहा था। तो यह भी एक देह व्यापार है। देह व्यापार है चाहे किसी अंग का व्यापार है, परंतु अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अंगदान करता है तो वह प्रतिबंधित नहीं है। यह अनुच्छेद 23 का मामला है। अब ये जो अनुच्छेद 23 है, इसके अंदर अनुच्छेद 23 के अंदर एक अपवाद है। 23 का अपवाद है। अपवाद क्या है कि राज्य किसी भी राज्य नागरिकों के लिए बिना वेतनमान के भी कोई सेवा अनिवार्य कर सकता है। तो अगर सरकार चाहे तो यह नियम बना सकती है कि उदाहरण के लिए सभी युवाओं को सेना के अंदर 2 साल की सेवा देनी होगी और उसके बदले में कोई तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो अगर बिना तनख्वाह के काम करवाया जा रहा है तो वो एक प्रकार की बेगार है जो कि प्रतिबंधित है। परंतु राज्य को यह अनुमति है कि वह ऐसा कर सकता है। परंतु जब राज्य ऐसा करेगा, राज्य अगर ऐसा कोई नियम बना रहा है तो उसमें नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों के लिए वह नियम जो है वो समान रूप से लागू होना चाहिए। तो राज्य आपके लिए कोई सेवा अनिवार्य कर सकता है कि आपको यह करना ही करना पड़ेगा और उसके बदले में पैसे भी नहीं देंगे। तो राज्य आपसे बेगार करवा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई निजी संस्था आपसे बेगार नहीं करवा सकती। वो अनुच्छेद 23 के तहत भारत के अंदर प्रतिबंधित की गई है। यह है अनुच्छेद 23 भारत संविधान का। वैसे ही बात आती है अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि में श्रम करवाना निषेध। निषेध का मतलब है प्रतिबंधित। निषेध शब्द बार बार प्रयोग में मैं ले रहा हूं क्योंकि एक संवैधानिक भाषा है जिसका मतलब होता है इसकी मनाही है ना। तो अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम को रोकता है भारत के अंदर कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कारखाना इत्यादि किसी भी जगह जहां उनकी जान को या किसी प्रकार के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है, आप उनको वहां श्रम में नहीं लगा सकते। उसमें बच्चे की गलती नहीं मानी जाएगी, बच्चे का संरक्षक और उसको श्रम प्रदान करने वाला व्यक्ति, उन दोनों की गलती मानी जाएगी। यहां पर अनुच्छेद 24 के मामले में भी यही बात है कि जब तक इसके लिए कानून नहीं बनाया जाएगा सरकार के द्वारा कि उनको किस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त किया जा सकता है, अगर आप किसी जो ऐसी गतिविधियां जो प्रतिबंधित है अगर उनमें बच्चों को लिप्त करते हैं तो आपके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है, तो जब तक ये सारे प्रावधान लिखित नियम का भाग नहीं बनेंगे तब तक अनुच्छेद 24 का कोई मतलब नहीं है। तो अनुच्छेद 24 राज्य को यह आदेश देता है कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा ना हो। अब यह सुनिश्चित करने के लिए स्वाभाविक सी बात है राज्य अपने नियम बनाएगा, सरकार अपने नियम बनाएगी। राज्य का मतलब आप समझते हैं अनुच्छेद 12 वाला राज्य अपने बात कर रहे हैं, केवल राज्य सरकार वाला राज्य में बात नहीं कर रहा हूं। तो अनुच्छेद 24 के तहत सरकार को यह विधि बनानी होती है, यह कानून बनाना होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी प्रकार से लिप्त नहीं किया जाए, खास करके जहां उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है। अब अगर अपने वर्तमान बाल संरक्षण की बात करें तो वर्तमान नियम के अनुसार अगर अपने देखें वर्तमान नियम के अनुसार पहली बात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को केवल पारिवारिक व्यवसाय में
व्यवसाय में मदद के लिए लगाया जा सकता है, परंतु उनके शिक्षा के अधिकार को उनके शिक्षा के अधिकार को बाधित किए बिना। तो वर्तमान नियम कहता है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को केवल और केवल अगर आपका कोई पारिवारिक व्यवसाय है तो उसमें मदद के लिए लगा सकते हैं। पापा की दुकान है तो आपको पापा की दुकान पर मदद के लिए बोला जा सकता है, वो गैर कानूनी नहीं है। परंतु यह भी तब जब आप स्कूल से आ जाते हैं या जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो कोई भी पेरेंट्स या कोई भी माता पिता जो है वह उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, इसलिए उनको मदद के लिए बुलाया जा सकता है, मदद के लिए लगाया जा सकता है, परंतु वह भी तब जब वो एक बार स्कूल जाकर आ जाते हैं या जिस दिन उनकी छुट्टी है। तो आप उनसे मदद करवा सकते हैं परंतु उनके शिक्षा के अधिकार को बाधित किए बिना, उनको शिक्षा से वंचित किए बिना। दूसरा, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों के अतिरिक्त, या खतरनाक का मतलब है जोखिम भरे व्यवसायों के अतिरिक्त जोखिम भरे व्यवसायों के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उनको लगाया जा सकता है परंतु केवल उनको उन्हीं कार्यों में लगाया जा सकता है जहां पर उनके स्वास्थ्य या उनकी जान को किसी प्रकार का जोखिम ना हो। उदाहरण के लिए आप उनको खनिज या खनन के अंदर नहीं लगा सकते, आप उनको विस्फोटक पदार्थों वाली फैक्ट्रियों में नहीं लगा सकते, आप उनको ऐसी किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं लगा सकते जहां पर उनके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है वो प्रतिबंधित की गई है। इस तरीके से अनुच्छेद 24 के तहत कानून बनाया गया और बाल श्रम को रोका गया है। तो जो ये जो अनुच्छेद 23, 24 जो हैं इनको अपने कहते हैं अनुच्छेद 23 और 24, 23 प्लस 24, अनुच्छेद 23 और 24 को अपने कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहले अपने पढ़ा समानता का अधिकार, बाद में अपने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार और अब अपने पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये कहानी है मौलिक अधिकारों की। अगली क्लास में अपना यही टॉपिक जारी रहेगा और अपने देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। परंतु इस क्लास के लिए इतना ही, एक बार फिर मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू।